देख रहे हैं नेपाल मन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाराणसी से। वाराणसी के हड़हासराय क्षेत्र स्थित शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के निवास पर परिवार के द्वारा कमर्शियल निर्माण के लिए कराए जाए तोड़फोड़ के कार्यों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने रोक लगा दी है। शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के इंतकाल के बाद से ही परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चलता रहा है। इस वक्त उस मकान में रहने वाले खां साहब के बड़े बेटे महताब हुसैन के परिजन निर्माण करा रहे हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के निवास और रियाज के इस ऐतिहासिक स्थान पर निर्माण कराए जाने को लेकर परिवार के अन्य परिजन सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इस आपत्ति के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण ने किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। इसमें ये संज्ञान में आया था, सूचना मिली थी तोड़फोड़ की, वहाँ पे हमारे संबंधित जोनल अधिकारी द्वारा गए, भ्रमण किया गया, तो पारिवारिक विवाद संज्ञान में आया है। किंतु क्योंकि वहाँ तोड़फोड़ की शिकायत थी, वहाँ उनको मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी अवगत करा दिया गया है कि भविष्य में कुछ भी अगर निर्माण होगा वहाँ पे तो प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत करा के ही निर्माण किया जाए, बिना उसके न कराया जाए। खां साहब के परिवार की माली हालात ठीक नहीं है। उनकी पौत्र वधू ने बताया कि मकान में नीचे कॉमर्शियल प्लेस बनाने के साथ ही ऊपर के हिस्से में संग्रहालय का निर्माण कराना चाहते हैं, क्योंकि ईंट पत्थर और खां साहब की धरोहर हमें खाने को नहीं देगी। ऐसे हाल में भीख मांगेंगे। ये पूरा कॉमर्शियल प्लेस हो गया। अगर हम ये फ्लोर बना लेंगे, अमरे जरिया कर लेंगे, और ये तो नहीं कह रहे कि पूरा बेच के हम निकल लेंगे, ये पूरा हम संग्रहालय बनाएंगे। शुरू से भी कह रहे, ये कह रहे हैं कि नीचे एक पिलर दे के इस कमरे को पहले रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद ये पूरा हम पूरा संग्रहालय में उनके एक सामान सजो के हमने रखा है, सब सामान है। जब संग्रहालय बन जाएगा हम आप सबको बुलाएंगे और इनॉग्रेशन करेंगे। इससे मकान किसी को दिया नहीं गया है। आप मकान की स्थिति देख रहे हैं, इसको मैं अपने दादा के रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ मैं। इसके वो लोग ने गलत अफवाह फैला दिया है कि मकान किसी को दे दिया गया, बेच दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जो भी है आपने अभी तक है, ये आपका घर की सहमति से ही होगा। वीडियो ने निर्माण संबंधित कार्य कराने वाले परिजनों के निर्माण से पहले नक्शा पास कराने तक किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। यूपी में विधानमंडल के 3 दिवसीय सत्र का आगाज आज हो गया है। सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोरोना के संक्रमण काल के कहर के बीच विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो सपा के नेताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया। पहले दिन सपा ने कानून व्यवस्था, कर्मचारियों और कामगारों की समस्या को प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही साथ कोरोना में बढ़ते मरीजों की संख्या, स्कूल का जबरन फीस मांगना और कानपुर के बिकरू कांड को लेकर भी सपाइयों ने सरकार को घेरा। अभी तक तो सुनने में आता था कि लोगों का अपहरण हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ये अजीब सरकार है जहां पर बस का हो गया इस तरह का। ये सरकार तो ऐसी है जिसने लॉकडाउन के बाद भी अस्पताल का इंतजाम नहीं कर पाया। लॉकडाउन आखिरकार इसीलिए था कि अस्पताल, दवाई या जो सुविधाएं मिलनी थी उनका इंतजाम हो जाए, लेकिन सरकार नहीं कर पाई। कानपुर में आके खुद अपनी आंखों से देख लें कि कैसे तबाही मची हुई है। वहाँ पे जो नेगेटिव पेशेंट जाते हैं उनको पॉजिटिव बनाया जाता है और जो पॉजिटिव जाते हैं उनका इलाज ही नहीं होता है। वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन, प्रदेश के मंत्री कमला रानी वरुण व चेतन चौहान तथा 2 मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही और पारसनाथ यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद विधान परिषद की कार्रवाई कल शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यूपी में विधानमंडल के 3 दिवसीय सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन सपा के नेताओं ने आज जमकर हंगामा किया। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह हंगामा किया गया। उसके बाद जब सत्र शुरू हुआ तो कोरोना संक्रमण की वजह से दिवंगत हुए सभी मंत्रियों को श्रद्धांजलि दी गई और कल तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ विकास श्रीवास्तव। क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत अब गोरखपुर से लखनऊ के लिए पहली विमान सेवा 25 अक्टूबर से शुरू होगी। इसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। गोरखपुर से नई दिल्ली जाने वाला एयर इंडिया का 72 सीट वाला विमान रोजाना लखनऊ के लिए भी उड़ान भरेगा। गोरखपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से उड़ान के शेड्यूल के साथ ही किराया भी निर्धारित किया गया है। 1 घंटे के सफर के लिए करीब
2500 रुपए किराया देना होगा। 25 अक्टूबर से फ्लाइट स्टार्ट हो रही है गोरखपुर से लखनऊ के बीच। ये पूर्वांचल वासियों के लिए एक अच्छी सौगात है, गोरखपुर वासियों के लिए ये अच्छी चीज है, अच्छी खबर है। हम सब के लिए जो यात्रा अक्सर करते रहते हैं गोरखपुर लखनऊ के बीच, उनके लिए 1 घंटे लमसम 1 घंटे की फ्लाइट है ये। इसका जो फेयर एयरलाइंस ने रखा है वो टैक्सेस इंक्लूड करके 2500 रुपए का फेयर रखा गया है। पहले 4 जुलाई 2020 से यह सेवा शुरू होने वाली थी, लेकिन एयरक्राफ्ट नहीं होने की वजह से उड़ान शुरू नहीं हो सकी थी। शेड्यूल के मुताबिक गोरखपुर से 2:30 बजे उड़ान भरकर 3:30 बजे लखनऊ पहुंचेगा और फिर 4:30 बजे लखनऊ से गोरखपुर आएगा। इसी के साथ ही अब गोरखपुर से दिल्ली के लिए इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया की 3 फ्लाइट, हैदराबाद, कलकत्ता और प्रयागराज के लिए इंडिगो की 1-1 फ्लाइट और मुंबई के लिए स्पाइस जेट की 1 फ्लाइट तथा लखनऊ के लिए एयर इंडिया की 1 फ्लाइट समेत गोरखपुर में कुल 9 फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। कोरोना के संक्रमण से पूरे प्रदेश में जहां हाहाकार मचा हुआ है, लगातार प्रदेश भर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही, वहीं गोरखपुर में भी लगातार 200 से ज्यादा मरीज हर दिन सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से कंटेनमेंट जोन तो बना दिए गए, लेकिन वास्तविकता पूरी तरीके से हटके है। थानावार पाबंदी हटने के बाद कंटेनमेंट जोन में पाबंदी कागजों तक सिमट गई है। शहर में चिन्हित कई कंटेनमेंट जोन में ना तो बैरिकेडिंग दिख रही है और ना ही पाबंदी। लोग सामान्य तरीके से अपना काम करते नजर आ रहे हैं। जिला अधिकारी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले 2 महीने से चल रही थानावार पाबंदी सोमवार से खत्म करते हुए कंटेनमेंट जोन के आधार पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे। जिला प्रशासन की तरफ से रविवार को 343 कंटेनमेंट जोन की सूची भी जारी की गई थी, लेकिन उन क्षेत्रों में कहीं भी पाबंदी नहीं है। कंटेनमेंट जोन जो है में विशेष सतर्कता बरती जाए, कहीं न कहीं वहाँ शिथिलता बढ़ती जा रही है और वहाँ व्यवस्था थोड़ी लुंज पुंज है, लचर है। प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या पर पाबंदी लगाई जा सके। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उन पर जो पाबंदियां भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत हैं वो लागू नहीं की जा रही हैं और जिसके चलते इस पैंडेमिक के संक्रमण के बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन की ढिलाई और लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि गोरखपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन को अब जरूरत है ठोस कदम उठाने की और कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराने की। आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच रामकोला थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं सेवरही के शिवा घाट में इन्हीं बदमाशों के तीसरे साथी को भी पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी। तीनों बदमाश पिछले दिनों रामकोला थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से हुई लूट और हत्या के मुकदमे में वांछित थे। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज में 6 अगस्त को दुकान बंद करके घर जा रहे सर्राफा व्यापारी कृष्णा वर्मा की गोली मार के लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इलाज के दौरान 4 दिन बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। 3 दिन पूर्व इस घटना का खुलासा कर लिया गया, लेकिन घटना में शामिल तीनों बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस को आज सूचना मिली कि बदमाश मोटरसाइकिल पर गोरखपुर से रामकोला क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मेन रोड पर ये गाड़ी देखी गई, उनको रुकने का इशारा किया गया, ये वहाँ से और तेजी से भागे। इनका पीछा किया गया। पीछा करते समय जब इन्होंने देखा कि हम घिर रहे हैं तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया। फायर करते हुए भागने लगे। उसके बाद पुलिस ने भी इनके ऊपर अपने आत्मरक्षा में फायर किया, जो इनके बदमाशों को पैरों में गोली लगी है। गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में घायल बिहार के छपरा का रहने वाला अजीत उर्फ बाबा लूट के मुकदमे में कई बार जेल जा चुका है। दूसरा बदमाश छोटू कुशीनगर के तरैया सुजान थाना क्षेत्र का रहने वाला था, तो तीसरा बदमाश उपेंद्र यादव तरैया का निवासी है। इन तीनों बदमाशों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। इसके साथ ही इनका साथी उपेंद्र यादव भी सेवरही थाना क्षेत्र के शिवा घाट पर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। कुशीनगर से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट।
कुशीनगर जनपद में नगदी फसल हरे मिर्च को बोने वाले किसानों की कमर इस वर्ष की बारिश से टूट गई है। बैंक से केसीसी के साथ ही अन्य लोगों से भी कर्ज लेकर हरे मिर्च की खेती करने वाले किसानों को ये मलाल है कि अगर बीमा योजना के अंतर्गत ये फसल भी होती तो उनके इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई होती और मौसम की मार की तीखेपन के स्वाद में कुछ बदलाव जरूर आता। कुशीनगर जनपद के कसिया तहसील के ग्राम खदही के किसान हरे मिर्चे के साथ ही अन्य सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। हरे मिर्चे एवं सब्जियों के तैयार होने के पहले से ही थोक व्यापारी खेत पहुंच किसानों से मोल भाव तय कर लेते हैं, लेकिन इस वर्ष बारिश के चलते हरा मिर्च खेत में ही सूख गया, वहीं अन्य सब्जियां भी प्रभावित हुई। पूरा सूख गया, एक ही बार जून के महीने में ही सूख गया। थोड़ा सा फल लगा था उसी समय समाप्त हो गया है और काफ़ी उम्मीद थी मिर्चा से ताकि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएं, 2-4-10 लाख का हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाया। एक भी पैसा नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड से 1.25 लाख रुपये भी लेते, वो भी नहीं भरपाया हो पाया है। बैंक से केसीसी व अन्य लोगों से कर्ज लेकर हरे मिर्चे व अन्य सब्जियों को बोने वाले किसानों की कमर इस बार की बारिश के चलते टूट गई। फसल सूखने से लाखों का नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है, जिसका सीधा प्रभाव इनके परिवार पर भी पड़ा है। किसान अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं अन्य खर्चों को लेकर काफ़ी परेशान हैं। इनका कहना है कि गन्ने एवं अन्य फसलों की तरह ही हरे मिर्चे एवं सब्जियों को भी बीमा योजना में शामिल किया जाए, जिससे मौसम की मार से इससे जुड़े किसानों को भी राहत मिल सके। मुंडा पर 3 एकड़ खेत लेकर के मरचा लगाए थे और केसीसी से पैसा निकाल करके उसमें लगाए थे और मात्र 10 दिन तोड़े, उसके बाद से फिर मेरा पूरा नुकसान हो गया पानी आने से। और यह इसमें स्थिति यह है कि हम वह केसीसी भी नहीं जमा कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने में भी दिक्कत हो रही है, अगला फसल भी हमको नहीं लगा पा रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार रबी की फसल में राई, सरसों, गेहूं एवं खरीफ में धान एवं गन्ने की फसल ही बीमा योजना के अंतर्गत चयनित है। केला मौसमी फल है। तापमान के अनुसार नुकसान होने पर इससे संबंधित किसानों को सहायता मिलती है। सब्जी के किसानों को बीमा योजना में शामिल नहीं किए जाने के चलते वे हरदम मौसम की मार का दंश झेलते रहते हैं। आवश्यकता है कृषि विभाग बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये किसान मौसम और भगवान के सहारे न रहे हैं। नेपाल वन के लिए कुशीनगर से दिनेश कुमार तिवारी। खबर आजमगढ़ से है, जहां दलित प्रधान की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने उनके घर जाने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, अजय कुमार लल्लू समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को पुलिस ने सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया। विरोध में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान भारी पुलिस बल फोर्स तैनात हो गई। आज आजमगढ़ में राजनीतिक पारा उस समय काफी गर्म हो गया जब कांग्रेस के नेताओं ने एक हफ्ता पूर्व एक दलित प्रधान की हत्या के बाद उसके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करने का प्रयास किया। अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और सांसद पीएल पुनिया सर्किट हाउस में रुके थे, जिसकी पुलिस ने घेराबंदी कर दी, जिसके विरोध में कांग्रेस के नेता सर्किट हाउस के गेट के अंदर तो बाहर की तरफ कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, दलित और बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, पूरे प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है और इस मामले को कांग्रेस सड़क से संसद तक उठाएगी। ये सरकार लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बना रखी है, गुंडा राज में तब्दील हो चुका है, उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है, जंगल राज कायम है, किसी भी व्यक्ति के जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अपराधियों को पकड़ने में जो प्रधान जी जिनकी हत्या हुई है उनके हत्यारों को सब लोग नहीं पकड़े गए हैं, उनके हत्यारों को पकड़ने में अगर पूरा जोर लगाते तो मैं सोचता हूँ ज्यादा अच्छा होता। और डर किस बात का है? डर आपको अपराधी से होना चाहिए, अपराध करने वाले से होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कांग्रेस के नेताओं का बढ़ता विरोध देखकर पुलिस वरिष्ठ नेताओं को उठाकर सर्किट हाउस के अंदर ले गई, लेकिन कार्यकर्ता शांत होने की बजाय नारेबाजी और धक्का मुक्की पर उतारू हो गए, जिसको बड़े मशक्कत के बाद शांत कराया गया। कानपुर के बिकरू कांड के बाद योगी सरकार ने अपराधी और माफिया छवि वाले नेताओं के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रयागराज के जिन 5 बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद
बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का नाम भी शामिल है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद आपराधिक रिकॉर्ड में D227 गैंग का सरगना भी है। अतीक के गैंग के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई के लिए आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह की पहल पर एक संयुक्त टीम गठित कर दी गई है। अतीक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम, पीडीए और आरटीओ की एक संयुक्त टीम बनाई गई है, जो कि अतीक की अपराध के जरिए अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जांच कर कार्रवाई करेगी। पुलिस प्रशासन ने अब तक अतीक अहमद की 20 अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया है, जिसमें से 7 संपत्तियों को डीएम ने सीज करने का आदेश भी जारी कर दिया है, जबकि 13 संपत्तियों के सीज करने का मामला डीएम के पास लंबित है। वहीं आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की टीम अतीक अहमद की फर्मों की जांच कर कार्रवाई करेगी। अब तक की जांच में अतीक अहमद की 16 फर्मों की जानकारी मिली है, जिनमें अतीक अहमद की हिस्सेदारी है या फिर कंपनी में उनकी पत्नी, बेटा या फिर उनके करीबी रिश्तेदार डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही अतीक की बेनामी संपत्तियों की भी आयकर विभाग के अफसर और ईडी जांच करेगी। हमारे यहाँ जो भी माफिया हैं, अतीक अहमद हैं और दिलीप मिश्रा हैं और भी हैं, 5 लोग हैं हमारे रेंज में जो हमारे चिन्हित हैं माफिया गैंग के। उनमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, रेवेन्यू के लोग हैं, आरटीओ हैं और ईडी के लोग। ये सारी की एक टीम बनी है कि उनकी संपत्तियों को, बेनामी संपत्तियां, उनके रिश्तेदारों की संपत्तियां जो उन्होंने अपने आपराधिक कृत्य से एकत्र की हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है और वो चिन्हित करके उनके खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई करके 14/1 में उसको सीज किया जाना और साथ साथ ईडी और इनकम टैक्स को भी शामिल करके इन संपत्तियों का वेरिफिकेशन करना कि ये संपत्तियां किस स्रोत से आई हैं, उनका स्रोत क्या रहा है धन अर्जन का। इस पर पूरी की पूरी एक समन्वित कार्रवाई की जाए, इंटीग्रेटेड अप्रोच किया जाए। बाहुबली अतीक अहमद की ऐसी संपत्तियों पर भी संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी जिसमें अतीक का पैसा लगा है, लेकिन वह संपत्ति, गाड़ी, बंगला और भूखंड किसी दूसरे के नाम पर खरीदे गए हैं। दरअसल अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अतीक की संपत्तियों को वैध और अवैध करने का खेल शुरू हो गया है। आईजी केपी सिंह के मुताबिक गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद के खिलाफ लंबित कुछ मुकदमों में रिमांड बनवाना है और कई मुकदमे में उसका बयान भी दर्ज होना है। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त टीम अतीक से पूछताछ करेगी और उसके लिए अहमदाबाद जेल प्रशासन की भी जांच टीम लगातार संपर्क में है। आईजी के मुताबिक अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसी कारणवश बयान नहीं हो पाता है तो जांच टीमें गुजरात जाकर अतीक अहमद के बयान दर्ज करेगी और पूछताछ करेगी। प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए अफसरों को रोकथाम व बचाव के सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जल्द ही कोरोना के मामलों को काबू में नहीं किया गया तो यहां आने वाले दिनों में सामुदायिक प्रसार हो सकता है और महामारी फैल सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रयागराज के डीएम और एसएसपी के साथ ही सीएमओ और नगर आयुक्त समेत कई अफसरों को कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा है। अदालत ने कहा है कि यह अफसरों की जिम्मेदारी है कि वह किसी को बिना मास्क के बाहर न निकलने दे और कहीं भी लोगों का जमावड़ा न हो सके और साथ ही बाजारों व दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर बेवजह की भीड़ भाड़ न हो। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने निगरानी के लिए हाईकोर्ट के 2 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। जो मरीजों की संख्या यूपी में लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेके कोर्ट ने काफ़ी चिंता जाहिर की और माननीय न्यायालय ने जो सरकारी प्रयास हैं उससे असंतोष जाहिर किया, क्योंकि यदि सरकारी प्रयास सही से किए जाते तो ये जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है इसको रोका जा सकता था। अदालत ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की सुविधाओं और कोरोना मरीज व कोरोना संदिग्धों के साथ स्टाफ के रवैये पर भी नाराजगी जताई है। अदालत ने अस्पताल में मेडिकल सुविधाएं व स्टाफ बढ़ाए जाने के निर्देश देने के साथ ही कोरोना संक्रमित महिला मरीज चुन्नी देवी की मौत पर भी अफसरों से जवाब तलब किया है। पूरे मामले पर अदालत ने अफसरों को 1 हफ्ते के अंदर सभी सुविधाएं दुरुस्त करने की हिदायत देते हुए 25 अगस्त को फिर इस मामले में सुनवाई करने का फैसला किया है। पेशी के दौरान अपराधी अब हथकड़ी संग फरार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वाराणसी के एक शिक्षक ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे अपराधी को पहनाया जाए तो अपराधी अगर पेशी के दौरान भागने की कोशिश करेगा तो झटका खाकर गिर जाएगा। आए दिन अपराधियों के पेशी के दौरान हथकड़ी सहित फरार हो जाने की खबर सुनाई देती है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के शिक्षक ऋषिकांत उपाध्याय ने स्मार्ट हथकड़ी बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस हथकड़ी की विशेषता है कि पहनने के बाद यदि अपराधी के साथ पुलिस वाले
से एक निश्चित दूरी से आगे बढ़ेगा तो उसे इतना जोर का झटका लगेगा कि वह गिर सकता है। साथ ही इस हथकड़ी को जीपीएस, ऑडियो और कैमरे से भी लैस किया जाएगा। ये हमने बनाया है स्मार्ट हैंडकफ, एक स्मार्ट हथकड़ी है ये डिवाइस जो हमने बनाया है हथकड़ी का, उसका सोच वहाँ से जनरेट हुआ कि हमारे पिताजी अधिवक्ता हैं, वो कचहरी में काम करते हैं, तो उन्होंने आए दिन वो बताते हैं कि कचहरी से लोग कैदी आते समय जब ले आए जाते हैं तो उस समय पेशी के समय छुड़ा करके भाग जाते हैं। ऋषिकांत को यह प्रेरणा उनके अधिवक्ता पिता से मिली। बेटे की इस कामयाबी से पिता विनोद कुमार उपाध्याय काफ़ी खुश हैं। उन्होंने बताया कि मोदी जी द्वारा घोषित किए गए मेड इन इंडिया और स्मार्ट इंडिया के तहत यह जो स्मार्ट हथकड़ी बनेगी वह पुलिसकर्मियों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। इसमें काफ़ी जीपीएस वगैरह लगा है, उससे ट्रेस हो जाएगा, ट्रैकर लगा है, आवाज़ वो क्या अगर कैदी भाग भी गया तो क्या आवाज़ कर रहा है, क्या बात कर रहा है आपस में, क्या वो सब चीज़ें सुनाई देंगी। ऑडियो इस पे लगा हुआ है। इस स्मार्ट हथकड़ी को पूरा बनाने के बाद वाराणसी जोन के आईजी ने आश्वस्त किया है कि इसका प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, फिर इसे जोन के कई थानों में उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद में गंगा नदी पर 70 के दशक में बना हमीद सेतु जो अब जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से आए दिन इसके रोलर बेरिंग अपने स्थान से खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से सेतु पर आवागमन को रोकना पड़ता है। गाजीपुर में गंगा नदी पर बना यह पुल मरम्मत की धीमी चाल के चलते स्थानीय लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। जिला अधिकारी के मुताबिक गंगा में पानी के बढ़ने की वजह से मरम्मत कार्य में थोड़ा समय लग रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमीद सेतु हमने 2 महीने के लिए बंद किया है और 2 महीना मुझे लगता है अगस्त के लास्ट डेट को पूरा हो रहा है, तब तक ये सारी बेरिंग चेंज कर लेंगे। बीच में फ्लड है, गंगा में पानी आ रहा है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतते हुए लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है 31 अगस्त तक ये पुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। सेतु के लिफ्टिंग कराने के लिए पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। वहीं मरम्मत के पश्चात पैदल और दोपहिया वाहनों के लिए आवागमन शुरू कर दिया गया। इस दौरान पिछले कई दिनों से 4 पहिया वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। गाजीपुर से देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री एक और स्वच्छता अभियान के माध्यम से जनमानस को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूबे में योगी आदित्यनाथ सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने का दावा फेल हो गया है। मामला है देवरिया के देसही गांव का। देसही में हुए व्यापक पैमाने पर प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा तालाब, नाली व सड़क निर्माण में जमकर लूट की गई। स्वच्छ पेयजल हेतु इंडिया हैंडपंप भी खराब पड़े हैं। वहीं प्रधान ने सार्वजनिक तालाब पर भी मिट्टी भरकर अपना कब्जा जमा रखा है। हमारे गांव में क्या नाम है कि इसके पहले शिकायत किया गया था ये चक्रोड का, जो गेहूं बोने के बाद चक्रोड की भराई हुई थी। डीएम के वहाँ जनता दर्शन में डीएम बैठे हुए थे, हमने दिया था, और मुख्यमंत्री के वहाँ दिया था और कई जगहों पर दिया था, लेकिन कोई अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आया और कागज में घर बैठे अधिकारियों ने जांच कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रधान ने विकास कार्यों में मानकों की अनदेखी करते हुए लाखों रुपए की लूट खसोट की है। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि इस गांव की शिकायत मिली थी, परंतु कोविड के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी है। जांच एडीपीआरओ को सौंपी जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें विलम्ब हुआ है, निस्संदेह से विलम्ब हुआ है। इसका कारण लॉकडाउन भी रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सीडीओ साहब के स्तर से रिमाइंडर दिया है और संभवतः इसकी जांच क्या आ जाएगी 1 महीने के अंदर। लेकिन मैं पृथक से इसकी भी जांच करा रहा हूँ अपने स्तर से, खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से। पंचायत के चुनाव करीब हैं, इसलिए राजनीतिक विरोधी भी सक्रिय हो गए हैं। लिहाजा जांच के बाद ही घोटाले का सच सामने आएगा। बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा को लेकर पूर्वांचल के अति पिछड़े अंचल देवरिया जनपद के ग्राम मुंडेरा बाबू में केदार राव महिला महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी व पूर्व राज्यसभा सदस्य कनकलता सिंह ने इस महाविद्यालय के खोले जाने को लेकर प्रबंध समिति की सराहना की और कहा कि देश को सशक्त एवं मजबूत बनाने में आधी आबादी की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस अंचल में इस महाविद्यालय की
अत्यंत ही आवश्यकता थे। इस अवसर पर महाविद्यालय की स्थापना को यादगार बनाने के लिए पौधरोपण भी किया गया। पूर्वांचल न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।